खबर है कि इजराइल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। युद्ध पोतों में लंबी दूरी की मिसाइलों को ईरान ने तैनात कर दिया है। ईरान के मिलिट्री जनरल की चेतावनी भी सामने आ गई है। सीरिया हमले का बदला लेने के लिए ईरानी सेना तैयार है। तेल अवीव तक मार करने वाली मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रखी गई हैं। और इसे ही लेकर एक और बड़ी खबर है। ईरान की बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। वायु रक्षा मशीन को तैनात किया गया है। गुप्त लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए पूरी तैनाती की गई। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला करने की आशंका है। तो इजराइल का जो हमला था ईरान के खिलाफ और जो उसमें मौतें हुई, अब इसका बदला लेने के लिए ईरान तैयार है और उस तैयारी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर होगा एयरफोर्स के शौर्य का प्रदर्शन। आज वायुसेना करेगी पूर्ण युद्धाभ्यास। मिशन गगन शक्ति के तहत इस एक्सरसाइज को वॉर एक्सरसाइज है, इसे अंजाम दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का गगन शक्ति युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। एयर स्ट्रिप पर सुखोई मिराज टच डाउन करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक दिन पहले रिहर्सल के दौरान लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इस दौरान भारत की वायुसेना ने अपनी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सुखोई 30, MKI, मिराज और N-32 विमानों का हवाई पट्टी पर लैंडिंग अभ्यास किया। 12 लड़ाकू विमान ने हवाई पट्टी के ऊपर से 18 चक्कर लगाए। आज इसी हवाई पट्टी पर भारतीय एयरफोर्स के विमान अपना जौहर दिखाएंगे। सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। इधर कोयंबटूर में वेल्लालोर डंप यार्ड में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। कम वक्त में तेजी के साथ यह आग फैली। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु के कोयंबटूर के वेल्लालोर डंप यार्ड में शनिवार रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में करीब 2 एकड़ के इलाके में फैल गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठती नजर आई। आग बुझाने के लिए एरोड और तिरुपुर जिलों से 15 अग्निशमन वाहनों को लगाया गया। अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया। आग पर नजर रखने के लिए 2 ड्रोन का भी प्रयोग किया गया। और देखिए वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में लगी भीषण आग में करीब 150 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। ये पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके में देर रात लगी भीषण आग की तस्वीरें हैं। आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल से धमाके की आवाज भी सुनी गई। आग में करीब 150 दुकानें जलकर खाक हो गई। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। इधर मध्य प्रदेश के सागर में एक मालगाड़ी में भीषण आग की खबर आई है। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक वजहों का पता नहीं चल पाया। बिना कोटा रेलवे ट्रैक पर स्थित सेमरखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास उस समय एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्टेशन से ट्रेन रवाना होते ही कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन में अचानक से आग लग गई। आग देखते देखते विकराल हो गई। मालगाड़ी बिना से गुना जा रही थी। इंजन में लगी आग को देखकर मौके पर मौजूद रेल कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इंजन को काफी नुकसान हुआ है। और आग की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी आ रही है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई और उसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत है। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में शनिवार देर रात एक रेस्तरां में आग लग गई। अचानक आग की लपटें उड़ते देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में धुआं फैल गया।
बिसरक थाना क्षेत्र में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। आग के चलते रेस्तरां को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला हुआ है। हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान कार पर हमला हुआ। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार है लॉकेट चटर्जी और उनकी कार पर किस तरह से हमला हुआ ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला हुआ। लॉकेट चटर्जी की कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लॉकेट चटर्जी की तरफ से लगाया गया। बंगाल की हुगली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं लॉकेट चटर्जी। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एनआईए की टीम पर हुए हमले की रिपोर्ट को तलब किया है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम जब जांच करने पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 अधिकारी घायल हो गए और वाहन को नुकसान पहुंचा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। Will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. एनआईए भूपति नगर इलाके में 2022 के बम विस्फोट मामले में 2 लोगों को अरेस्ट करके ले जा रही थी, तभी ये घटना हुई। इधर चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने एनआईए और बीजेपी पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर शिकायत की है। एनआईए पर हमले ने पश्चिम बंगाल के पहले से ही गर्म सियासी तापमान में उबाल ला दिया है। चुनाव प्रचार के दक्षिण दिनाजपुर के बालूघाट आई ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के दौरान एनआईए की टीम बिना पुलिस परमिशन के रात में लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है। यदि সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটছে। वहीं बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में केंद्र सरकार के अधिकारी भी नहीं सुरक्षित हैं। ममता सरकार के अधीन टीएमसी आतंक और माफिया में बदल चुकी है। हमले के बाद एनआईए की टीम 2 लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लाने में सफल हो गई। उधर बीजेपी ने कहा, बंगाल में कानून और व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। आज जो कुछ हुआ वो संदेश खाली से कम नहीं था। ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि दीदी की अगुवाई में गुंडे अटैक करते हैं। अगर ईडी सीबीआई से शिकायत है तो कोर्ट जाएं। और वहीं पीएम मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। खबर है बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी प्रधानमंत्री की जनसभा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरे जारी हैं। आज भी पीएम मोदी 3 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम के दिन की शुरुआत बिहार के नवादा से होगी, जहां वो सुबह करीब 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा में सीएम नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, संतोष मांझी और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:15 बजे पीएम मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो करेंगे। कश्मीर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है,
आप जाके कश्मीर में बोलो। खरगे के इस बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कश्मीर से क्या वास्ता। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी देश पर अधिकार है। कांग्रेस को नहीं पता कि राजस्थान के बहादुर नौजवानों ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है। हमारे पास देशवासियों से मिला योगदान है, उनके पास झूठ और फर्जी प्रचार है, हमारे पास 5 न्याय का संकल्प है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में कांग्रेस के मैनिफेस्टो लॉन्च रैली में राहुल गांधी ने पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वायदे गिनाए। किसानों को एमएसपी की गारंटी, जाति जनगणना और 5 न्याय की बात की। उन्होंने कहा, जिसको पहले ईडी कहा जाता था वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहलाता है। सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। राहुल गांधी ने रैली के बाद एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, हमारे पास सच और जनता का प्यार। वहीं सहारनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में आजादी के समय वाले मुस्लिम लीग की सोच नजर आती है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट है। करीब 41% मुस्लिम आबादी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर पलटवार किया है। क्या कहा गया ये भी आप देखिए। पीएम मोदी ने सहारनपुर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आजादी के समय मुस्लिम लीग की छाप वाला बताया तो कांग्रेस हमलावर हो गई। पार्टी ने आजादी के समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन की याद दिलाई। प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। इधर आज आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास कार्यक्रम है। केजरीवाल के समर्थन में यह सामूहिक उपवास होगा। जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब और विदेशों में भी उपवास रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखेंगे। दिल्ली में पार्टी नेता जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में उपवास करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि कई देशों में रहने वाले भारतीय भी केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास रखेंगे। आपने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर लोग अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के कई नेता सीएम शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बबनराव घोलप और पूर्व विधायक संजय पवार सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। कारवां बढ़ता जा रहा है। इसका इसकी वजह एक ही है कि जो काम सरकार ने किया है, ये अभी तक जो निर्णय कभी नहीं हुए वो ऐतिहासिक निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिए हुए जनता के हित के। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बबनराव घोलप ने शिवसेना उद्धव गुट पर अन्याय करने का आरोप लगाया। इधर बालाघाट लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी ने अपना घर आखिर क्यों छोड़ दिया, आप जानने के लिए देखिए 30 सेकंड के अंदर ये रिपोर्ट। खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे ये शख्स हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे। इनकी पत्नी अनुभव मुंजारे कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं। इनका कहना है कि विचारधाराओं में मतभेद के चलते उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। आदरणीय मुंजारे जी जो एक जनाधार वाले नेता हैं, अगर वो कांग्रेस परिवार में शामिल होते हैं और अगर कांग्रेस परिवार में शामिल करके लोकसभा चुनाव में अगर
सर्टिफिकेट देके मैदान में उतारती है। मुंजारे का कहना है कि वो 19 अप्रैल को मतदान के बाद घर लौटेंगे। खबर बिहार से है, जहां पर जमुई में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान कहा कि पहली बार जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन ने लोकल कैंडिडेट दिया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार के जमुई में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए ने जमुई को प्रयोगशाला बनाकर रखा है। करते थे, बता लालू जी के टाइम में रहने का भाड़ा कितना था, आप कितना है बता दो, बताइए। तो ये सब कमवा नहीं दिखा मोदी जी को, काहे दिखेगा? उन लोगों को नहीं ना दिखेगा, उन लोग काम नहीं करते। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने हेमा मालिनी को मथुरा से जीतने के लिए क्या सीख दी है, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं। तीसरी बार जीतने के लिए आशीर्वाद लेने वृंदावन में राधा कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज आश्रम में पहुंची। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें मथुरा से बड़ी जीत का मंत्र दिया। जाती है, कभी समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। ऐसे क्षेत्र के मुखिया को, जो जिन क्षेत्रों के और क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर आप 10 मिनट भी समय देंगे तो बहुत बड़ी प्रियता आप बटोर लेंगे। लकी ड्रॉ से राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 27 फरवरी को ये चुनाव हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव बड़े रोमांचक मुकाबले में हार गए थे। कुछ कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की वजह से उनको और बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट मिले थे। चुनाव में ड्रॉ के माध्यम से घोषित नतीजे में सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ये इंटरप्रिटेशन, ये धारणा कि जिसका नाम पर्चे में निकले वो हारता है, जीतता नहीं है। सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि चुनाव संचालन नियमावली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनावों के लिए ड्रॉ का प्रावधान है। रील बनाने को लेकर कब क्या हंगामा हो जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही वाकया आगरा के ताजमहल में हो गया। आइए आपको दिखाते हैं हंगामे की तस्वीरें। ये नजारा आगरा के ताजमहल परिसर का है। दरअसल लड़कियों का एक ग्रुप रील बना रहा था तो सीआईएसएफ के जवान ने पास में जाकर उनको मना किया। तभी एक लड़की जवान को धक्का मारती है और दूर जाने को कहती है। इसके तुरंत बाद जवान धक्का मारने वाली लड़की को इतनी तेज धक्का देता है कि वो दूर जाकर गिरती है और फिर इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक कार ट्रेन से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार की हालत ट्रेन से टकरा जाने के बाद हुई है। दरअसल बेकाबू रफ्तार से चल रही कार रेलवे फाटक तोड़ते हुए विशाखापत्तनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनूपपुर की ओर से आ रही थी। वो रेलवे फाटक को तोड़ते हुए और एक ट्रेन संबलपुर एक्सप्रेस थी जो विशाखापट्टनम से संभवतः अमृतसर जाती, उस चलती गाड़ी से टकरा गई। ये घटना एमपी के अनूपपुर में हुई। दुर्घटना में ट्रेन के कई डिब्बों को भी नुकसान हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले कारोबारी अभिषेक कुमार वर्मा 1 अप्रैल से लापता हैं। परिवार वाले अपहरण की आशंका जता रहे हैं। कई दिन से लापता कारोबारी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि 1 अप्रैल को अभिषेक कुमार वर्मा अपने पार्टनर के साथ जाने के लिए कहकर घर से निकले थे। उस दिन से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अब तक उनके पास फिरौती को लेकर कोई कॉल नहीं आई है। मुझे लग रहा है किडनैपिंग ही है, क्योंकि ऐसे सडन तो ऐसे छोड़ के कुछ भी कंडीशन हो ऐसे नहीं जा सकते। ग्रेटर नोएडा की बिसरा कोतवाली पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
और बाराबंकी में नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घाघरा नदी में गोताखोर अभी भी 2 लोगों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोग नदी में नहाने गए थे। इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग नदी में डूब गए। शेष 3 की तलाश की जा रही है। शीघ्र उनको निकालकर देखा जाएगा और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। बच्चों के नदी में डूबने से चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने गोताखोरों की मदद से 3 शव बरामद किए हैं। 2 अन्य की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में लगी है। वहीं यूपी बिहार में कई जगहों पर एनआईए ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत छापेमारी की। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। 16 अगस्त 2023 को यूपी एसटीएफ ने बलिया से एक महिला नक्सली तारा देवी सहित 5 नक्सलियों को पकड़ा था। इसके बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर एनआईए की टीम ने बलिया में कई ठिकानों पर रेड की है। कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। सर्च वारंट है, हम सर्च वारंट आपको लाया घर पे, हम अभी सर्च करेंगे। हम लोग पटना से हैं, एनआरआई से हैं और गवर्नमेंट का क्या सब बोल रहे थे, हमको समझ में आया नहीं। उसके बाद ठीक हम बोले कि चलिए सर ठीक है, तलाशी ले लीजिए मेरे घर का। हम गए, हमको लेकर साथ में गए। और इजराइल में तुरंत चुनाव की मांग तेज होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ये तेल अवीव का नजारा है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी सरकार से हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई और इजराइल में तुरंत चुनाव की मांग कर रहे हैं। इजराइल में 6 महीने के बाद भी सभी बंधकों की रिहाई न हो पाने के लिए लोग पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार बता रहे हैं। विपक्ष भी नेतन्याहू पर हमलावर है। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां पर भी जलपाईगुड़ी में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो होगा पीएम मोदी का। और एक बड़ी खबर है, 9 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में करेंगे रैली। 9 अप्रैल को पीलीभीत, बालाघाट में जनसभा होगी। 9 अप्रैल को चेन्नई में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। देश और दुनिया की हर खबर आपके सामने होगी विश्लेषण के साथ, बिल्कुल अलग ही अंदाज में। जी हाँ, इस शो में खबरों की रफ्तार भी और खबरों का विस्तार भी। खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, अगले 15 मिनट में हम आपको हर वो बड़ी खबर दिखाएंगे जो पूरे दिन का एजेंडा सेट करेगी। और देखिए, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। रक्षा क्षेत्र में दुश्मनों के खात्मे का एजेंडा सेट करने वाली यह खबर है। आज वायुसेना करेगी पूर्ण युद्धाभ्यास। मिशन गगन शक्ति के तहत युद्धाभ्यास होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। 3.5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप पर उड़ान भरेंगे फाइटर जेट। सुखोई, तेजस, मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे। मालवाहक विमान, स्वदेशी हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल होंगे। तो कल भी युद्धाभ्यास हुआ था और आज फुल युद्धाभ्यास होगा। जी हाँ, आज वायुसेना करेगी पूर्ण युद्धाभ्यास और हिंदुस्तान की गगन शक्ति पूरी दुनिया आज देखेगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसकी आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं। सुखोई, जगुआर और मिराज किस तरीके से दहाड़ेगा आज आसमान में, ये आप देख सकते हैं। 18 से भी ज्यादा ऐसे लड़ाकू विमान है जिसकी ताकत आज पूरी दुनिया देखने वाली है। तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास के तहत आज वायुसेना पूर्ण अभ्यास करेगी। तेजस, राफेल, सुखोई 30 समेत 18 से ज्यादा लड़ाकू विमान इसका हिस्सा होंगे। जगुआर, ग्लोब मास्टर भी शामिल होंगे। इसके अलावा चिनूक, अपाचे, प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरेंगे। युद्ध के हालात में लैंडिंग कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो आखिर कितने घातक हैं। राफेल 1 मिनट में 25,000 गोली दाग सकता है। सुखोई
3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। तेजस 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देता है। प्रचंड 5000 मीटर ऊंचा उड़ने वाला एकमात्र स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट्स का खात्मा कर देता है। तो यह ताकत है। हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव पूरी जानकारी के साथ जुड़ी है। प्रीति, कल भी रिहर्सल हुई, लेकिन आज फुल रिहर्सल है, आज फुल एक्सरसाइज है जो युद्धाभ्यास चल रहा है। कितना खास रहने वाला है और क्या तैयारियां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल भी जो फाइटर प्लेन थी उनकी रिहर्सल हुई थी और आज जो है वो फाइनल रिहर्सल होना है। और ये जो शुरू होगा, ये 1 बजे रिहर्सल शुरू होगी, जिसमें 17 जो लड़ाकू विमान है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बता दूं कि 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी है। लखनऊ उन्नाव जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 ऐसी हवाई पट्टियां बनाई गई हैं एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी होती है और कुछ इमरजेंसी कंडीशन आती है। ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, हिंदुस्तान की गगन शक्ति आज देखने को मिलेगी और इससे जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। अब मार्स मिशन का एजेंडा सेट करने वाली यह खबर है। मार्स मिशन पर इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 99% आबादी को ले जाएंगे मार्स पर, यह इलॉन मस्क ने कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्स तक का पहुंच किफायती भी बनाएंगे। तो देखिए, इलॉन मस्क की ओर से ये घोषणा की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क के बड़े ऐलान क्या है। स्टारशिप की अगली लॉन्चिंग अगले महीने तक संभव है, इस बात का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही स्टारशिप रॉकेट बनाने की लागत 4 गुना तक घटेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और क्या जानकारी है इस ऐलान में? मार्स के बाद भी कई और ग्रह पर जीवन खोजने की योजना है। जी अगर आगे इसके बारे में आपको बताया तो फॉल्कन, ड्रैगन, स्टारलिंक और स्टारशिप से सपना साकार होगा। इलॉन मस्क की ओर से ये बात कही गई है। 2029 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने का प्लान है इलॉन मस्क का, जिसका ऐलान उन्होंने किया है। आने वाले समय में 99% आबादी को मार्स ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इलॉन मस्क की ओर से बहुत बड़ा ऐलान है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष जहां हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, इलॉन मस्क की ये जो कल्पना है या जो ऐलान कह लीजिए, क्या ये संभव दिखता है? और अगर संभव है तो वो इसे कैसे पॉसिबल बनाएंगे? देखिए, एलन मस्क और उनकी कंपनी ने हालांकि अभी तक बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष को लेकर कार्यक्रम किए हैं जो पहले संभव नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया है, चाहे वो स्टारलिंक हो या स्टारशिप हो। लेकिन हाँ, फिर वही बात आ रही है कि ये जो 10 लाख लोग हैं वो कौन होंगे, क्योंकि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है या फिर आने वाले समय में ये युद्ध और अधिक बढ़ सकता है। और कह सकते हैं आप कि एलन मस्क या उनके साथ वाले लोग जिनके लिए अब धरती मुनासिब नहीं दिख रही है, क्या उनके लिए ये मंगल ग्रह का प्रोजेक्ट है? अभी तक वैसे मंगल ग्रह रहने लायक है या नहीं, पहले तो वैज्ञानिकों को यही साबित करना होगा। लेकिन मानकर भी अगर चला जाए तो निश्चित तौर पर आज के बाद एलन मस्क ने वो डिबेट तो रख ही दी है पूरी दुनिया के सामने कि क्या दुनिया चलाने वाले लोगों को लेकर वो मंगल ग्रह चले जाएंगे और दुनिया को खत्म करने के लिए छोड़ दिया जाए। जी जी क्योंकि बिल्कुल ये बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। 99% आबादी को ले जाएंगे, ये एलन मस्क की तरफ से ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी का उपवास प्लान क्या है, क्योंकि आज उपवास की जो बात है वो कही गई है। बड़ी खबर क्या है ये सबसे पहले आपको बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये उपवास रखने का जो ऐलान है वो किया गया है। देश भर में अलग अलग जगह अरविंद केजरीवाल के लिए आज आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास होने वाला है। केजरीवाल की रिहाई के लिए आज यानी रविवार के दिन 1 दिन का उपवास करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आपके नेता मौजूद रहेंगे जो अनशन करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि आपका उपवास प्लान है क्या, ये जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये 1 दिन का उपवास का सामूहिक तौर पर यह उपवास का प्लान है। रिहाई का एजेंडा उपवास वाला दाव यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का अनशन होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शहीद भगवंत सिंह के पैतृक गांव में उपवास
होगा और इसके अलावा भगवंत मान के साथ कैबिनेट मंत्री आप विधायकों का भी अनशन होगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने विदेशों में भी समर्थकों से उपवास रखने की अपील की है। तो ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। उपवास रखने वालों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया है। तो एक दिन का ये उपवास किस तरह से होने वाला है, एक एक जानकारी हमने आपको दी है। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, इसको तानाशाही बताया जा रहा है, लेकिन आज के इस उपवास को लेकर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं करना, जिस तरीके से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, 22 मार्च से हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से अपना प्रोत्साहित कर रही है। उसी में एक ये उनकी तरफ से अभियान भी जारी किया गया था, इसमें कहा गया था अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद। उसका दूसरा चरण ये है जिसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सबके सब जो हैं वो, अगर बात करूं मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे से एक सामूहिक उपवास रखेंगे जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है, तो भगत सिंह का जो गांव है खटखट कला। ठीक है जितेंद्र, आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी ने अनशन का ऐलान किया है और आज कहा जा रहा है कि एक दिन का उपवास किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के विरोध में। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है, अब सियासत का एजेंडा सेट करने वाली एक और खबर। आज बिहार एमपी में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर और बिहार के नवादा में आज पीएम की रैली होगी। जबलपुर में पीएम रोड शो भी करेंगे, नवादा में पीएम की विशाल रैली होगी। ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश में आज चुनावी दौरा है, चुनावी रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दूसरी ओर बिहार के नवादा में भी आज एक बड़ी रैली होने वाली है। धुआंधार चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री जुट गए हैं, 2 राज्यों में आज प्रचार होगा। तो पीएम मोदी ने जो मिशन सेट कर रखा है 400 प्लस का, उसके तहत आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। पहला दौरा एमपी के जबलपुर में होगा, जहां पीएम करीब 1.25 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। कटंग तिराहा से लेकर छोटी लाइन इलाके तक ये होगा। इसके बाद पीएम मोदी बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करेंगे। 2014 के बाद पीएम का नवादा का यह पहला दौरा होगा और खास बात यह है कि बिहार पर पीएम मोदी का इतना फोकस है कि 72 घंटे में दूसरी बार दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इस पूरे चुनाव समर में 15 बार बिहार दौरे का प्लान रखा गया है। तो मिशन 400 पार 2 राज्यों में आज धुआंधार प्रचार होगा। और अगली बड़ी खबर जल्दी से आपको दे दें, 370 पर एक बार फिर से कांग्रेस की घेराबंदी का एजेंडा सेट करने वाली यह खबर है। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का बयान शर्मनाक है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता है। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, देश के हर नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था राजस्थान में आर्टिकल 370 का जिक्र का कोई फायदा नहीं, जम्मू कश्मीर में बोलिए। और अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर कैसे हमला बोला है और खड़गे की एक भूल भी सुधारी है। दरअसल कांग्रेस पूछ रही है कि राजस्थान से कश्मीर का क्या वास्ता है। कांग्रेस का यह बयान सुनना शर्मनाक है। अमित शाह ने कहा ऐसे बयान इटालियन संस्कृति को दिखाती है। जानकारी के लिए बता दूं वो अनुच्छेद 371 नहीं 370 था। तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोलते और उसके बाद अमित शाह का ये पलटवार आता है। अब आपको खड़गे का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर ये सारा बवाल हो रहा है। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां। और चलिए वो खबर आपको दिखाते हैं जिससे चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री से कांग्रेस की घेराबंदी का एजेंडा सेट हो गया। दरअसल मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। मुस्लिम लीग और वामपंथ की झलक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नजर आती है। इसके घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में
जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। और अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है? यह सवाल पीएम ने आखिर क्यों उठाया? जवाब के लिए हमें समझना होगा कि पीएम का देश के लिए विजन क्या है और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या कह रही है। पीएम विजन के तहत 370 खत्म किया गया, सीए को लागू किया गया, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि वो विवादित कानून को बदलेगी। कांग्रेस बार बार 370 हटाने और सीए लागू करने का विरोध करती रही है। पीएम कहते हैं कि कोई जाति नहीं, सिर्फ महिला, किसान, गरीब और युवा ही जाति है। कांग्रेस जाति जनगणना सुनिश्चित करने का वादा कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पीएम चाहते हैं। कांग्रेस अलग चुनाव की बात करती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प पीएम की तरफ से लिया गया, तो वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 साल का ही जो प्लान है वो नजर आ रहा है। पीएम सबका साथ सबका विकास का सपना देखते हैं, तो कांग्रेस का फोकस सिर्फ पिछड़ी जातियों पर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, मुस्लिम लीग वाले वार पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। किसी वक्त जनसंघ मुस्लिम लीग गठबंधन हुआ करता था। कांग्रेस का कहना है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक चाल है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच के आपस में ये गठबंधन था।